नमस्कार, हस्तकला भाग 4 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हस्तकला का भाग 4। साथियों, इससे पहले हमने बहुत सारी शानदार कलाएं जो है वो कंप्लीट कर ली है। कुछ एक कलाएं हमारी बाकी हैं जिनके ऊपर हम आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कसीदे की जुतियों की बात करेंगे। किसकी जुतियों की बात करेंगे? कसीदे की जुतियों की। कसीदे की जो जुतियां हैं वो प्रसिद्ध है कहाँ की? भीनमाल जालोर की। कसीदे की जुतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? भीनमाल जालोर की कसीदे की जुतियां प्रसिद्ध मानी जाती है। नौरंगी जो जुतियां हैं वो जोधपुर की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? जोधपुर की। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग, इसको ट्रेनिंग ही पढ़ा जाए। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कहाँ है? नागौर में। कहाँ है? नागौर में है। हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र किशनगढ़ है, अजमेर का। हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तो कसीदे की जुतियां भीनमाल की, नौरंगी जुतियां जोधपुर, हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर में है। हैंडलूम का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहाँ है? किशनगढ़ में। और किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ है किशनगढ़? अजमेर के अंदर। इसके बाद में ये चीजें नोट कर लिया आपने, ठीक है। मैं साइड में ही हूं और आप इन चीजों को नोट कर लेना आराम से, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, पांचोटा या पांच टिक्का मेहंदी की कला करती है और मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। लाल सुर्ख मेहंदी गिलुंड राजसमंद की है। कहाँ की है? गिलुंड राजसमंद की है। और मेहंदी सोजत पाली की है। और लाल सुर्ख मेहंदी गिलुंड की है। सोजत वाली जो है वो अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। सुगंधित मेहंदी कौन सी है? सोजत की है। और लाल रंग वाली, सुर्ख लाल रंग वाली मेहंदी जो है वो कहाँ की है? गिलुंड की, राजसमंद की। पांचोटा या पांच टिक्का, मेहंदी की कलाकृतियों को पांचोटा या पांच टिक्का कहते हैं। उस्ता कला या मुनवती कला, ऊंट की खाल पर सोने के द्वारा किया गया सूक्ष्म चित्रांकन क्या होता है? सूक्ष्म चित्रांकन क्या होता है? उस्ता कला होता है। कैसे की जाती है उस्ता कला? उस्ता कला में क्या होता है? ऊंट की खाल पे खुदाई करके क्या बनाना है? एक डायग्राम बनाना है। और फिर इस डायग्राम की बाउंड्री में, इस डायग्राम की बाउंड्री में सोने का तार क्या कर देना है? फिट कर देना है। बाउंड्री में सोने का तार क्या कर देना है? फिट कर देना है। इसी को क्या कहते हैं? उस्ता कला। तो ऊंट की खाल पे सोने का चित्रांकन क्या होता है? उस्ता कला। पहले खुदाई करके डिजाइन बनाना है, फिर डिजाइन में जो बाउंड्री पे जो खुदाई की है जहां जहां, वहां सोने का पतला तार पीट पीट के इसके अंदर क्या कर देना है? फिट कर देना। तो खाल के अंदर सोने के तार का डिजाइन या चित्र क्या हो गया? फिट हो गया। इसी को क्या कहते हैं? उस्ता कला। इसी को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। समझ में आ रही है बातें? क्या कोई दिक्कत नहीं आ रही इन बातों में? ठीक है, तो ये हमारी कला होगी कौन सी? उस्ता कला हो गई। ऊंट की खाल पे सोने के द्वारा किया गया सूक्ष्म चित्रांकन, इसे मुन्नवती कला भी कहते हैं। मरे हुए ऊंट की खाल पे ये कला होती है, तो इस कला को क्या कहते हैं? मुन्नवती कला भी इस कला को कहा जाता है। नोट कीजिए, कर दो नोट, करो करो करो, नोट करो। कर दिया नोट? ठीक है, नेक्स्ट। इस कला की शुरुआत, पहला प्रथम कलाकार है कादर बख्श। कादर बख्श
ने। इस कला की शुरुआत किसने की? कादर बख्श ने की थी। उस्ता कला का आगमन जो है वो लाहौर से बीकानेर में हुआ, जबकि इसका सबसे ज्यादा विकास जो है वो इसामुद्दीन उस्ता ने करवाया था। इसामुद्दीन उस्ता ने विकास करवाया था, जो लूणकरणसर तहसील बीकानेर जिले के निवासी थे। इस कला के लिए इन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। याद रखना, ये कला लाहौर से बीकानेर आई थी। किस राजा के समय आई थी? तो याद रखना, राजा राय सिंह के समय आई थी। लाहौर में ये कला कहां से आई थी? पर्शिया से या ईरान से। और लाहौर से बीकानेर ये राजा राय सिंह के टाइम आई, लेकिन ये कला बीकानेर में विकसित किसके काल में हुई थी? अनूप सिंह के टाइम। किसके टाइम? अनूप सिंह के टाइम विकसित हुई थी। तो विधिवत रूप से ये कला किसके समय विकसित हुई बीकानेर में? तो आप बता देना, अनूप सिंह के टाइम क्या हुई थी? विकसित हुई थी। मुनवती कला भी कहते हैं। इसके जो कलाकार हैं, इन कलाकारों को उस्ताद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ताद। इनमें प्रथम प्रसिद्ध कलाकार है कादर बख्श, और इसके बाद एक नाम आता है इलाही बख्श का। इलाही बख्श उस्ता ने बीकानेर के राजा गंगा सिंह का आदमकद चित्र बनाया। आदमकद चित्र बनाया, ठीक है। और वो जो चित्र है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में लगा है। मित्रों, आदमकद का मतलब होता है जितना बड़ा कद उतना बड़ा चित्र। अब कद 6 फीट लंबा है ना, तो चित्र भी 6 फीट लंबा बनेगा, ठीक है। इसके बाद में याद रखना, सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार है इसामुद्दीन उस्ता। कौन है? इसामुद्दीन उस्ता। ये सर्वाधिक क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन उस्ता है, जो लूणकरण तहसील के दुलमेरा गांव के हैं। कौन से गांव के? दुलमेरा गांव के क्या है? निवासी है। 1986 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, और अगले साल 1987 में इनकी क्या हुई? मृत्यु। बीकानेर में उस्ता कला से संबंधित एक सेंटर है जिसका नाम है उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। ये सेंटर किधर है? ये सेंटर है बीकानेर में। और इस सेंटर के पहले निदेशक किसको बनाया गया था? इसामुद्दीन उस्ता को बनाया गया था। किस कला के कलाकार हैं ये? उस्ता कला के कलाकार हैं। पहला प्रसिद्ध कलाकार कादर बख्श है। गंगा सिंह का आदम का चित्र इलाही बख्श ने बनवाया। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कलाकार जो है वो कौन है? इसामुद्दीन उस्ता। दुलमेड़ा गांव के थे। 1986 में पद्मश्री मिला। उस्ता केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, इसके क्या थे? निदेशक भी थे। 1987 में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार उस्ता कला का कौन है? हनीफ उस्ता। कौन है? हनीफ उस्ता है। साइड में होता हूं, जगह देता हूं, और थोड़ा सा आप नोट कर लो इसको। कर दिया? इलाही बख्श ने इस कला में महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया, जबकि मोहम्मद हनीफ ने, हनीफ जो है ये वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार है। वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हनीफ। हनीफ ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, इनका क्या बनाया? चित्र बनाया। महाराजा गंगा सिंह का चित्र उस्ता कला में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में लगा हुआ है। ये बनाया था किसने? इलाही बख्श ने, ठीक है। तो पूछ ले कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उनकी जो दीवारें हैं,
दीवारों पे ऊंट का चमड़ा लगा के और उस पे सोने के तारों से चित्रकारी किसने की? हनीफ ने की। इसके अलावा एक नाम आता है ज्योति स्वरूप शर्मा। ज्योति स्वरूप शर्मा कहां से है? जोधपुर से है। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? इन्होंने तलवार की ढाल व सुराही पे नक्काशी की है। तलवार की ढाल और सुराही पे इन्होंने क्या की है? नक्काशी। तलवार की ढाल, योद्धा के एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में ढाल होती है, ठीक है। गोल गोल प्लेट होती है ना, वो ढाल आक्रमण से बचने के लिए गोल प्लेट से आगे कर देते हैं। सुराही, इस पे ऊंट का चमड़ा सील दिया और फिर इस पे सोने से क्या बना दिया? चित्र बना दिया। ये काम किसने किया है? ज्योति स्वरूप शर्मा, जो कहां से हैं? जोधपुर से हैं। महिला है ये, ठीक है, ध्यान रखना, नोट कीजिए। कर दिया नोट? ठीक है। ऊंट के श्रृंगार की वस्तुएं, ठीक है, ऊंट के श्रृंगार की वस्तुएं, उनमें गोरबंद, ऊंट के गले का आभूषण, तंग, मोरखा, मेलखुरी, परचना, पलाण, सिंघाड़ा, गिरबान, बेलचा आदि शामिल है। ऊंट श्रृंगार कला के लिए डूंगर सिंह भाटी जैसलमेर क्या है? प्रसिद्ध है। आप ध्यान में रखना, ये क्या है? ऊंट है। ऊंट के नाक में होता है एक कीलनुमा होती है आभूषण, ये गिरबान होता है। ऊंट की नाक में एक कोका टाइप में पिरोया जाता है, इसी में रस्सी लगी होती है ताकि ऊंट को कंट्रोल करने के काम आती है। ऊंट के मुंह पे जालीदार एक रस्सियों से गूंथा हुआ उपकरण लगाते हैं ताकि ऊंट जो है किसी को काटे ना, बाइट ना करे, उसको बोलते हैं मोरखा। यहां ऊंट के इस प्रकार से एक ढांचा लगाते हैं लोहे का, इसको बोलते हैं डांचिया। सवारी करने के लिए इस प्रकार से लगाते हैं, इसको कहते हैं पिलाण। क्या कहते हैं इसको? पिलाण कहते हैं। क्या बोलेंगे? पिलाण। और इस प्रकार से पीठ पे जो पट्टे कसे होते हैं, इन पट्टों को बोलते हैं तांगड़। इन पट्टों को क्या बोलेंगे? इन पट्टों को बोलेंगे तांगड़ पट्टा, तांगड़ पट्टा, ठीक है। ऊंट के बालों की इस प्रकार से कटिंग करते हैं ना, डिजाइन वाली, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको क्या कहते हैं? जट कतराई। क्या बोलते हैं? जट कतराई कहते हैं इसको। ऊंट के पूंछ के नीचे एक डंडी लगाई जाती है रस्सी बांध के, इसको कहते हैं पीननी। क्या कहते हैं? पीननी कहते हैं। ऊंट की इस रस्सी को बोलते हैं मोरी। और ऊंट के साथ चलने वाला आदमी कहलाता है कतरिया। ऊंट के साथ चलने वाला आदमी क्या कहलाता है? कतरिया कहलाता है, ठीक है। तो ये मेन जो चीजें हैं वो मैंने ऊंट से संबंधित आपको क्या करवा दी? कंप्लीट करवा दी। गोरबंद, लड़ली लुमा झुमाए मारो गोरबंद नखराड़ो, ये आभूषण होता है ऊंट का सुंदर दिखने के लिए, गोरबंद कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोरबंद। ये तो पता ही है अपने को, एक गोल गोल के चीज है, गुलाबी गुलाबी, गुलाब जामुन टाइप का, ये वह मींगना, के वह मींगना वह एकदम रसगुल्ले वर्गा वह,
ठीक है, तो ये कुछ वस्तुएं मैंने बताई है, इनको आप सहचित्र क्या कर लेना, नोट कर लेना। डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि बिना डायग्राम ये बातें आपको याद नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जरूरी बनाना डायग्राम। कर दिया नोट क्या? ठीक है। मक्खी बैठी। जट कतरे। ऊंट के शरीर के बालों को कलाकृति में काटना, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। मैंने बताया ना, ऊंट के बालों की डिजाइनिंग वाली कटिंग करते हैं, उसमें कई जगह बाल मोटे रखे जाते हैं, कई जगह छोटे छोड़ दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं जट कतराई। जसोल बाड़मेर बकरी के बालों की जटपट्टी उद्योग के लिए जाना जाता है। बकरी के बालों की एक चटाई बनाते हैं, पट्टी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जटपट्टी। कहाँ की है? जसोल की। कोपी कला, ऊंट की खाल के द्वारा बनाया गया जल पात्र या कीपनुमा बर्तन, ठीक है, जो कुप्पी का कहलाती है। कुप्पी कला कहाँ की है? बीकानेर की। किधर की है कुप्पी कला? बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। नोट कीजिए। कर दिया नोट? ठीक है। इसके बाद में मेरे को लग रहा बार बार एक मक्खी अपने को तंग कर रही है। ठीक है, मारवाड़ में टोडियो, जो ऊंट का बच्चा है ना, टोडिये के बालों को सूत के साथ मिलाकर बनाया गया कपड़ा बाखला कहलाता है। करवा दिया। बादला, जिंक धातु का लेप करके बनाया गया जल पात्र या पानी ठंडा रखने के लिए जिंक युक्त थैले, ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। बादले की झालर को किरण कहते हैं। अब जो बादले का नाम आया है ना, ठीक है, ये अलग टाइप, ये अलग चीज है बादले की झालर। ठीक है, नोट कर दो। ये बादला मैंने बताया ना, कसीदा कला में गोटे का जो फूल होता है, गोटे की पट्टी, उसके किनारे जो झालर लगी होती है, उसको क्या कहते हैं? किरण। तो गोटे सुनहरा या चमकीला धागा भी क्या कहलाता है? बादला कहलाता है। और जिंक की बोतल भी क्या कहलाती है? बादला कहलाती है। ठीक है, इसको और नोट कर दो आप। आला गिल्ला, कच्ची जमीन पर सफेद रंग से किया गया चित्रांकन, बीकानेर प्रसिद्ध है। इस दीवार पे क्या होता है? चूने की चित्रकारी भी आला गिल्ला कहलाती है। चूने का लेपन करो और फिर जो चित्रकारी करोगे वो क्या हो जाएगी? आला गिल्ला। मतलब गीली गीली दीवार पे आला गिल्ला चित्रकारी करेंगे, आला गिल्ला कहते हैं, या आराइश पद्धति भी कहते हैं। मथेण कला, कच्ची दीवार पर धार्मिक चित्रांकन। कच्ची दीवार पर धार्मिक चित्रांकन करना क्या कहलाता है? मथेर्ण कला। ये कला जैन समाज की मथेरण जाति द्वारा किया जाता है। जैन समाज की मथेरण जाति द्वारा किया जाता है, इसलिए नाम क्या पड़ा? मथेरण कला। और कहाँ की है मथेरण कला? तो बता देना, बीकानेर की। मथेरण कला कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। कौन सी कला? मथेरण कला। मथेरण कला कहाँ की है? मथेरण कला बीकानेर की है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, वार्तिक कला, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाना या परत चढ़ाने की कला को क्या कहते हैं? वार्तिक कला भी कहते हैं। ये कला प्रसिद्ध है बीकानेर की।
इसके अलावा खंडेला सिक्कर भी भारतीय कला के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। इस कला के लिए आर.वी. रायजादा और उमेश चंद्र शर्मा क्या है प्रसिद्ध है। आर.वी. रायजादा और उमेश चंद्र शर्मा का संबंध पूछ ले तो आप किससे बताओगे? आपको बताना है वार्तिक कला से। किससे संबंध? वार्तिक। पथवारी रास्ते की रक्षक देवी होती है, ठीक है। पत्थर के टुकड़ों की पूजा होती है। पत्थर के टुकड़ों की क्या होती है? पूजा होती है, ठीक है। गांव से बाहर पेड़ के नीचे पत्थर के टुकड़े रखे हुए, उनसे उनकी पूजा करेंगे। कब करेंगे? जब आप हरिद्वार या कोई भी धार्मिक तीर्थ की यात्रा करने जा रहे हो तो उस समय पूजा करके जाओगे। किसकी? पथवारी माता की। किसकी पूजा करके जाओगे? पथवारी माता की क्या करके जाओगे? पूजा करके जाओगे, ठीक है। तो ये पथवारी माता और लिख लेना आप। ये भी पथवारी हमारी किस में आएगी? लोक कलाओं के अंतर्गत आ जाएगी। किस में आएगी? ये लोक कलाओं में आएगी, ठीक है। व्हील पे थोड़ी सी बात हमने कर ली है। मिट्टी के द्वारा बनाएगी महलनुमा मंदिरनुमा आकृति। हीड़ ये समझना है जरूरी। मिट्टी के द्वारा बनाया गया पात्र जिसका प्रयोग दीपावली के समय करते हैं। यदि इसकी आकृति कीपनुमा है तो इसे चिकोरा भी कहते हैं। तेल मापने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो सही तरीके से आप ध्यान में रखना कि बच्चों द्वारा दक्षिणी राजस्थान में, किसमें? दक्षिणी राजस्थान में, बच्चों द्वारा दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में दीपावली पर। कब? दीपावली पर। दीपावली पर इसमें तेल एकत्रित किया जाता है। तेल एकत्रित किया जाता है, ठीक है। और इसी बर्तन को क्या बोलते हैं? हीड़ या चिकोरा कहते हैं। तेल इकट्ठा करते हैं और उसी तेल से एक दीपक जलाया जाता है। और इसी बर्तन के अंदर बुजुर्ग लोग उन्हें रुपए पैसे भी दे देते हैं। तेल से वो क्या कर लेंगे? दीपक जला लेंगे। क्या जला लेंगे? दीपक। इसके साथ में एक वाक्य बोला जाता है, हीड़ हालो तेल मेलो। हीड़ हालो तेल मेलो, ये वाक्य इस समय बच्चों द्वारा बोला जाता है। आ रही है समझ में बात? कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी प्रकार की? ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमने पढ़ लिया हीड़। और ये हीड़ दीपक नुमा होता है। अगर ये थोड़ा सा क्या हो? कीप नुमा हो तो इसको क्या बोलेंगे? चिकोरा। क्या बोलेंगे? चिकोरा। किससे बनता है? दीपक नुमा है तो ये मिट्टी से बनेगा। किससे बनेगा? मिट्टी से बनेगा। लिख दो, किससे बनेगा? मिट्टी से बनेगा। कर दिया नोट? ठीक है। कोठियां ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज संग्रहण हेतु बनाया गया मिट्टी का जो पात्र है क्या कहलाता है? कोठियां कहलाता है। गेहूं वगैरह अनाज वगैरह रखते हैं। सोरियां ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन सामग्री रखने के लिए बनाया गया कलात्मक मिट्टी का पात्र, ठीक है, करवाया हुआ है। बटेवड़ा या थेपड़ा यह गोबर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। थेपड़ी होती ना, जैसे गोल गोल से है, ठीक है, इस प्रकार से। ये तो है छाना। और इस प्रकार की हो तो वो क्या हो जाएगी? थेपड़ी। ये दीवारों पे थापी जाती है गोल गोल, आग जलाने के काम आती है ये, ठीक है। चूल्हे में जलाते हैं इनको। तो इनका जो स्टॉक करके जो जगह बनती है ना वो बटेवड़ा होता है। कौन सी जगह? बटेवड़ा। इस प्रकार से बहुत सारी थेपड़ियां एक के ऊपर एक
बना दी जाती है और इसका क्या बनता है, बटेवड़ा बनता है। क्या बनता है, बटेवड़ा बनता है। ठीक है, बटेवड़ा ये थेपड़ियों का क्या होता है, स्टॉक करते हैं इस प्रकार से। सर्वाधिक बटेवड़े जो है ये कहाँ है, जयपुर में। सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर के अंदर है बटेवड़े। लिख दो, सबसे ज्यादा बटेवड़े कहाँ हैं, जयपुर के अंदर। सर्वाधिक बटेवड़े कहाँ हैं, जयपुर के अंदर। समझ आ गई बात, यहां तक की चीज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सांझी पूजन। सांझी क्या होता है, दक्षिणी राजस्थान में बनाते हैं। जैसे डिजाइन बना दिया ऐसे, बीच में बाई का चित्र बनाते हैं। सांझी का आकार प्रतिदिन क्या होता है, बदलता है। प्रतिदिन सांझी का आकार क्या होता है, बदलता है। अगले दिन ऐसे कर देंगे, जैसे अगले दिन इस प्रकार से कर देंगे, कर दिया। सांझी का आकार प्रतिदिन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता है। कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की कामना में दीवार पे गोबर से सांझी बनाई जाती है। सांझी को माता पार्वती का अवतार माना जाता है। ये पूजन 15 दिनों तक चलता है। अंतिम दिन को सांझिया कोट कहते हैं और आकार प्रतिदिन बदलता है। इसका आकार प्रतिदिन क्या होता है, बदलता है। किसका आकार, सांझी का आकार। गोबर से, मिट्टी से बनाते हैं, फूल से भी बनाते हैं, पत्तों से भी बनाते हैं। गोबर, मिट्टी और फूल पत्तों से कुंवारी लड़कियों द्वारा बनाया जाता है। डिजाइन डेली चेंज होता है। 15 दिन तक ये प्रोग्राम होता है। कब होता है सांझी पूजन, आश्विन महीने का जो कृष्ण पक्ष है ना, उसकी एकम से अमावस्या तक, मतलब पूरे कृष्ण पक्ष में 15 दिन तक ये सांझी का डिजाइन या चित्रण किया जाता है दक्षिणी राजस्थान में। कहा, दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, अब याद रखना, पहली बात तो ये कहाँ होता है, दक्षिणी राजस्थान में होता है। दूसरी बात, मच्छंदरनाथ मंदिर उदयपुर, मच्छंदरनाथ मंदिर उदयपुर को, ये सांझियों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि इसका नाम ही क्या पड़ गया, सांझा मंदिर। क्या नाम पड़ा इसका, सांझा मंदिर कहते हैं। ये बात भी होगी। इसके बाद में केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी फेमस है नाथ द्वारा की। और जयपुर में लाडली जी मंदिर, जयपुर, ये मंदिर भी सांझियों के लिए, किसके लिए, सांझियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। सांझियों के लिए ये मंदिर क्या है, प्रसिद्ध है। समझ में आ रही है बातें। सांझी कहाँ मनाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में सांझी का त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न कैसा आएगा, प्रश्न आता है कि सांझी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन गलत है वो छांटना होगा, तो सारी बातें याद रखनी होगी। केले के पत्तों की सांझी मंदिरों में, साउथ में शादियां होती है तो आपने देखा होगा साउथ के मंदिरों में, फिल्मों में, ठीक है, वो केले के वृक्षों से और केले से पत्तों से मंडप मुंडप सजाते हैं, तो वो केले के पत्तों की क्या है, सांझी। क्या है, सांझी। नोट कीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, नोट कर दीजिए, फटाफट नोट कीजिए इसको। केले के पत्तों की सांझी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और उदयपुर का मच्छंदरनाथ मंदिर अपनी सांझियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, इसलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया, सांझिया मंदिर नाम पड़ गया। हो गया, लिख दिया कंप्लीट। ठीक है,
इसके बाद में देखो, अब बात करेंगे साड़ियों की। किसकी बात करेंगे? साड़ियों की बात करनी है हमें। सूट की जो साड़ी है ना, पक्के काले रंग के दुपट्टे पर छापे के सूट की साड़ियां सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। सूट का इस पे छापा बना हुआ, सूट गिल्ली होती है तो अदरक, सूखी होती है तो सूट, सूट जैसा छापा होता है, तो साड़ी का नाम क्या पड़ा? सूट की साड़ियां, जो कहां की है? सवाई माधोपुर की। नग बांधना क्या होता है? कपड़े पर डिजाइन बनाकर बारीक धागों से छोटी छोटी गांठें बांधने को नग बांधना कहते हैं। कपड़े पे छोटी छोटी गांठें बांध के रंगेंगे ना, धागे बांध के, तो वो नग बांधना होगा। नग बांधने में क्या होगा? कपड़े पर बाद में वो गांठें खोली जाती है, वो गांठें खोली जाती है, तो उसके बाद में कपड़े पे छोटे छोटे बारीक बारीक बूंदे या डिजाइन बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं? नग बांधना कहते हैं। लिखो, क्या कहते हैं इसको? नग बांधना। क्या कहते हैं? नग बांधना कहते हैं। कह दिया। मामा भांत या मौसला भांत, विवाह के अवसर पे मामा भांजी के लिए विशेष प्रकार की चुनड़ी लाता है, इसे मामा भांत कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा भांत कहा जाता है। ठीक है, मामा भांत कहा जाता है, मौसला नहीं, मामा भांत कह लो, या इसको कह लेंगे कंवर जोड़ की चुनड़ी। कंवर जोड़ की चुनड़ी कहते हैं। थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं। भाई भरता है बात, किसका भरता है? बहिन का। और इसको जो चुनड़ी उड़ाएंगे वो होती है बाला या मौसला भांत। बाला या मौसला भांत की चुनड़ी। और बहन के बेटी की शादी है ना, मतलब भाई के भांजे की शादी है, तो ये उस भांजी के लिए चुनड़ी लेके जाएगा मामा भांत या कंवर जोड़ की चुनड़ी। कौन सी? तो बहन के लिए तो बाला या मौसला भांत की चुनड़ी, और भांजी के लिए क्या लेके जाएंगे? कंवर जोड़ की चुनड़ी लेकर जाएंगे। ठीक है, लिख दो, कर दो, नोट कर दो। कर दिया नोट? ठीक है, चलो आगे। अब इसमें क्या है कि हस्तकला में कुछ अलग अलग प्रकार की ओढ़नियां हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। गुलाबी ओढ़नी, इसे देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि युवती अभी मां नहीं बनी है। गुलाबी ओढ़नी भी हस्तकला में आती है, इसका मतलब होता है युवती अभी मां नहीं बनी है। काले रंग की ओढ़नी से देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि युवती अभी भी मां नहीं बनी है। काले रंग की ओढ़नी और गुलाबी ओढ़नी, इनको देख के ये अंदाजा लगता है कि ये युवतियां अभी तक माता नहीं बनी है। ठीक है, तो गुलाबी ओढ़नी और काले रंग की ओढ़नी, सिंपल बात है। लाल गुलाबी ओढ़नी, पंवरी कहते हैं इसको, ये मोस्ट है। दुल्हन की ओढ़नी को पंवरी कहा जाता है। ये लाल या गुलाबी रंग की होती है, इसे आज भी दुल्हन को ओढ़ाए जाने का रिवाज है। दो रुखी ओढ़नी प्रसिद्ध है अलवर की। दो रुखी ओढ़नी कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। और लाल गुलाबी रंग की होती है पंवरी, और पंवरी कब है? दुल्हन को उड़ाई जाने वाली जो ओढ़नी है उसको क्या कहते हैं? पंवरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंवरी कहते हैं। लिख दो, क्या कहते हैं? पंवरी। लिख दिया। गरासियों की फाग, ये विशेष प्रकार की क्या है? एक ओढ़नी है। और ये गरासियों की जो फाग है ये कहां की प्रसिद्ध है? सोजत की। गरासियों की फाग कहां की प्रसिद्ध है? सोजत की। और सोजत कहां पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। कहां है सोजत? पाली में। ठीक है, और खुशबूदार या सुगंधित मेहंदी भी कहां की है? सोजत की है।
ठीक है। और गरासियों की फाग ये विशेष प्रकार की ओढ़नी है, ये भी कहाँ बनती है, सोजत पाली में बनती है। नांदने गागरे की छपी हुई फड़द होती है। नांदने भीलवाड़ा के हैं और ये नांदना जो है आदिवासी महिला नांदने नाम का एक क्या करती है, प्राचीनतम वस्त्र पहनती है। गागरे की छपी हुई फड़द, किनारे छपी हुई फड़द, यह छपाई वाला घाघरा, और ये घाघरा भीलवाड़ा का है। ये आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम क्या है, वस्त्र है। सूंगड़ी नस्वार ब्यावर की रेजी, रेजी होता है महीन सूती कपड़ा, बारीक सूती कपड़ा क्या होता है, रेजी। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, चक नामक स्थान है। कहाँ है चक, सिक्कर में। कहाँ है, सिक्कर में। साफा और चुनड़ी ये है लाडनू नागौर की। साफा और चुनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, लाडनू नागौर की साफा और चुनड़ी क्या है, प्रसिद्ध है। लिख दो, साफा और चुनड़ी लाडनू नागौर। और जैन विश्व भारती, तेरापंथी जैनों का जो मुख्य केंद्र है ना, जैन विश्व भारती, वो भी कहाँ है, उसका जो प्रमुख धाम है वो कहाँ है, लाडनू में। कहाँ पड़ता है, लाडनू नागौर के अंदर। चले, यहां का बना माल कलकत्ता व आसाम तक जाता है। यहाँ का बना माल कहाँ तक जाता है, आसाम तक जाता है। ठीक है, कहाँ का, साफा व चुनड़ी वाला लाडनू का जो माल है वो कोलकाता और आसाम तक जाता है। कंसुए का फूल, विवाह के अवसर पर पर्याप्त समय से पहले कढ़ाई चढ़ाकर उसमें कंसुए के फूल ओटने की प्रथा है। तो कंसुए के फूल तैयार करना भी हमारी क्या है, हस्तकला है। कटार छींट, घाघरे के लिए जो कपड़ा काम में लेते हैं, जो डिजाइन काम में लेते हैं, वो कौन सा होता है, कटार छींट। और कटार छींट कहाँ का है, बालोतरा का। बालोतरा पहले बाड़मेर का हिस्सा था और वर्तमान में क्या बन गया है, अलग जिला बन गया है। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। लिख दो, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आसान है, बिल्कुल इजी बातें, कोई समस्या नहीं है इन बातों के अंदर। कर दिया नोट, ठीक है। इसके लिए यासीन चिंपा प्रसिद्ध है, यह जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है, कटार छींट जो है ना, घाघरे के लिए जो कपड़ा छपाई के लिए यासीन चिंपा प्रसिद्ध है। और ये जो अन्य जोधपुर भी इस कटार छींट वाली कला के लिए प्रसिद्ध है। बालोतरा तो है, जोधपुर में भी क्या होता है, कटार छींट का कपड़ा घाघरे का तैयार होता है। प्रसिद्ध कलाकार यासीन चिंपा है। कलावत्तु, रेशमी धागों से सुनहरे रंग की कढ़ाई करना क्या कहलाती है, कलाबत्तु। ठीक है, रेशमी धागों से सोने रंग की कढ़ाई करना क्या कहलाती है, कलाबत्तु। कलाबत्तु वाली कला भी कहाँ की है, जयपुर की। नेक्स्ट, जरी जरदोजी। ठीक है, जरी, जरी वाला वो जो धागा आता है ना, जरी जरदोजी, चांदी के तारों पर सोने का डिजाइन होता है। ठीक है, सोने के धागे का डिजाइन। ये जरी जरदोजी का काम कहाँ का है, जयपुर का। जरी जरदोजी, चांदी के धागों पर सोने के धागों का डिजाइन जरी जरदोजी कहलाता है। और ये जरी वाला काम भी कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। किधर का, जयपुर का। लिख दो, जरी वाला काम भी लिख देना। जरी वाला, जरी गोटे वाला काम कहाँ का है, जयपुर का है। लिख दिया, ठीक है। मिनिएचर वुडन टेम्प, अच्छा मिनिएचर,
हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन करना मिनिएचर चित्रांकन होता है। और हाथी दांत पे चित्रकारी का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। और हाथी दांत की वस्तुएं कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। हाथी दांत की वस्तुएं जयपुर की, और हाथी दांत पे सूक्ष्म चित्रांकन करते हैं, चित्रकारी करते हैं तो जोधपुर, और वस्तुएं जयपुर की। मलमल, मुलायम रेशमी वस्त्र होता है मलमल, और मलमल कहाँ का है? जोधपुर का है। मलमल कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का मलमल क्या है? प्रसिद्ध है। ये भी लिख दो, जोधपुर का मलमल। मिनिएचर जोधपुर, हाथी दांत की वस्तुएं जयपुर, मलमल जोधपुर। लकड़ी के झूले, नक्काशीकार झूले, लकड़ी के जो बने हुए होते हैं वो डिजाइन किए हुए झूले कहाँ के फेमस है? जोधपुर। टुकड़ी, मुलायम सूती कपड़ा जो होता है उसको टुकड़ी कहते हैं। टुकड़ी मारोठ नागौर की है। कहाँ की है टुकड़ी? मारोठ नागौर की टुकड़ी प्रसिद्ध है। तराजू, लोहे से निर्मित तराजू तोलने के काम आते हैं। तराजू कहाँ के प्रसिद्ध? नागौर के। कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर के प्रसिद्ध है। तराजू कहाँ के? नागौर के। तराजू कहाँ के हैं? नागौर के। लिख दिया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। खेसला, सूती कपड़े की चद्दर होती है, इसको क्या कहते हैं? खेसला। और खेसला कहाँ का प्रसिद्ध है? लेटा गांव का। और लेटा कहाँ है? जालोर में। मामा जी के घोड़े, मिट्टी की अश्वारूढ़ मूर्तियां होती है जो मामा जी के घोड़े कहलाते हैं। और मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर के। हरजी गांव जालोर के। कढ़ाई, रेशमी धागों से कसीदाकारी को कढ़ाई कहते हैं। कढ़ाई जो है कपड़ों की, ठीक है, वो शेखावाटी और जोधपुर की प्रसिद्ध है। शेखावाटी और कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। शेखावाटी और जोधपुर की। शेखावाटी और जोधपुर, ये भी लिख दो। बरड़ी, पट्टू, लोई, ओढ़ने के ऊनी कंबल है जो जैसलमेर के हैं। बरड़ी, पट्टू, लोई सर्दियों में ओढ़ेंगे। और कहाँ के हैं ये जैसलमेर के। किधर के? जैसलमेर के। फड़, किसी कपड़े पर देवी देवताओं की कथा चित्रित होती है या कपड़े पर लोक कला के चित्रण को फड़ चित्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं? फड़ चित्रण कहते हैं। या यूं कह लो कि कपड़े पे देवी देवताओं की जीवन गाथा का चित्रण करना। कपड़े पे देवी देवताओं की जीवन गाथा का चित्रण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फड़ चित्रण। क्या बोलते हैं? फड़। और उस कपड़े को क्या कहते हैं? फड़। ये इस प्रकार की होती है। ठीक है, इस पे देवी देवताओं के चित्र होते हैं। दो पोल गाड़ के जमीन पे ऐसे लगा देते हैं। इस प्रोग्राम को देखने वाले लोग यहाँ बैठेंगे और साथ में इन्हीं देवता के एक आदमी फड़ के पीछे बैठा क्या करेगा? भजन गाएगा। तो लोगों को साथ में उस देवता के भजन सुनाई दे रहे हैं और साथ में उस देवता के चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम रात में होता है तो चित्र कैसे दिखेंगे? तो याद रखना, ये जो भोपा है फड़ वाचन करने वाला, इनके साथ में इनकी कौन आई होती है? भोपी। भोपी के एक हाथ में होता है दीपक और एक हाथ में होता है लकड़ी का डंडा। इस लकड़ी के डंडे से ये इस चित्र के पास ये दीपक लेके जाएगी और डंडे से हाईलाइट करती रहेगी और नाचती रहेगी। तो साथ साथ में वो क्या है कि पाबूजी का वर्णन, मान लो भोपे ने गाना शुरू किया तो दीपक लेके जाएगी पाबूजी के चित्र के पास में। तो कितना बढ़िया है, साथ में आपको पाबूजी के भजन सुनाई दे रहे हैं और सामने आपको पाबूजी का चित्र भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम है फड़ वाचन। और ये जो कपड़ा काम में लेते हैं इसको कहते हैं फड़। अब देखो एक बात और बताता हूं, जागरण जैसा ही प्रोग्राम होता है फड़ का, लेकिन जागरण में तो केवल आपको भजन सुनाई देते हैं
और फड़ में क्या होता है, भजन भी सुनाई देंगे और उस देवता के चित्र भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये फड़ वाचन वाला क्या होता है, प्रोग्राम। ठीक है, नोट कर दिया। हाँ, वो डायग्राम जरूर बना लेना उधर वाला। वाचन करने वाली जाति नायक या भोपा, फड़ का वाचन चतुर्मास में नहीं होता। 4 महीने जो होते हैं ना चतुर्मास के, उनमें फड़ का वाचन नहीं होता। चतुर्मास कब आता है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। आषाढ़ में देवता सोते हैं और कार्तिक महीने में देव उठनी आती है, तब देवता उठते हैं। आषाढ़ में शुक्ल 11 को आती है देवशैनी, कार्तिक शुक्ल 11 को आती है देव उठनी। देवता 4 महीने नींद लेते हैं। तो फड़ वाचन हमें नहीं करना है, क्योंकि फड़ वाचन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देवता तो नींद ले रहे हैं। ठीक है, भीलवाड़ा में इसका निर्माण होता है। फड़ पेंटिंग का प्रमुख कार्य होता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। यहाँ के सिरलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनके शिष्य प्रदीप मुखर्जी जयपुर ने भागवत व गीत गोविंद पे क्या बनाई थी, फड़ बनाई थी। इनके शिष्य का क्या नाम है, शिष्य का नाम है प्रदीप मुखर्जी। इनके शिष्य प्रदीप मुखर्जी ने भागवत व गीत गोविंद पे, जयपुर के हैं ये, उन्होंने फड़ बनाई थी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, श्रीलाल जोशी है। और याद रखना शाहपुरा में जोशी परिवार ही फड़ बनाने का काम करता है। ठीक है, हाँ, फड़ बनाने का काम कौन करेंगे, जोशी परिवार के लोग करेंगे। करेक्ट है, नोट कर दो। क्या करना है, नोट करना है। कर दिया नोट, ठीक है। श्रीलाल जोशी फड़ चित्रण के प्रमुख चितेरे हैं। फड़ के फटी या पुरानी होने पर पुष्कर में विसर्जित करते हैं। इसको फड़ को ठंडा करना कहते हैं। फड़ को ठंडा करना कहते हैं। याद रखना, प्रसिद्ध चितेरा तो श्रीलाल जोशी है, तो चित्र बनाने वाली होगी चितेरी। प्रसिद्ध चितेरी कौन है, पार्वती जोशी। इनके पति भी चितेरे थे, स्वर्गीय कन्हैयालाल जोशी। स्वर्गीय कन्हैयालाल जोशी प्रसिद्ध क्या थे, फड़ चितेरे थे। प्रसिद्ध फड़ चितेरे थे। याद रखना, अन्य फड़ चितेरी, अन्य फड़ चितेरी, अन्य फड़ चितेरी गोतली देवी। अन्य फड़ चितेरी कौन है, गोतली देवी को माना जाता है। अन्य फड़ चितेरी कौन है, गोतली देवी। और याद रखना, सर्वप्रथम फड़ निर्माण, सबसे पहले फड़ निर्माण किया था शाहपुरा के पांचाजी जोशी ने। किसने किया था, पांचाजी जोशी ने बनाई थी सबसे पहली फड़। ठीक है, फड़ का जो आकार है वो होता है 30 × 5 फीट, 30 × 5 फीट। और आयताकार होती है फड़। कैसी होती है, आयताकार, आयताकार। और ये जो फड़ है ये कैनवास के कपड़े पे बनाई जाती है। किसके, कैनवास के कपड़े पर, कैनवास के कपड़े पे ये फड़ बनाई जाती है। कैनवास के कपड़े पे यह फड़ बनाई जाती है। समझ में आ रही है ना बात, कोई समस्या नहीं है इतनी बातों में। प्रसिद्ध चितेरा श्रीलाल जोशी है। प्रसिद्ध चितेरी कौन है, पार्वती जोशी। कौन, पार्वती जोशी। और उनके पति भी चितेरे थे, स्वर्गीय कन्हैयालाल जोशी जी। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो इनको, जल्दी जल्दी।
कर दो, नोट कर दो भाई। अच्छा साइड में हो जाता हूं, जगह मिल गई, ठीक है। हाँ अब नोट कर देना आराम से। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार पार्वती जोशी भीलवाड़ा से है। राज्य की प्रथम ऐतिहासिक फड़ हाड़ी रानी की फड़ है, जो हाड़ी रानी वाली घटना पे बनी। और इस कहानी का, इस फड़ का स्रोत क्या है, ये स्टोरी कहां से ली गई है, तो स्रोत याद रखना मेघराज। कौन? मेघराज मुकुल की, मेघराज मुकुल की एक रचना है, रचना का नाम है सेनानी। मेघराज मुकुल की एक रचना है जिसको क्या कहते हैं, सेनानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनानी कहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है गोतली देवी, टेक जी, मुकुंद जी, इनका संबंध भी किससे है? फड़ चित्रण से। किससे संबंध है? फड़ चित्रण से संबंध है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये और नोट कर लीजिए आप। और एक और चीज है, चतुर्मास में वाचन नहीं होता, फड़ ठंडी करना आपको बता ही दिया है, कोई बात नहीं। फड़ में कौन से रंगों का प्रयोग होता है ये याद रखना। फड़ में ज्यादातर लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। कौन से रंग का प्रयोग ज्यादा होता है? लाल और हरे रंग का प्रयोग फड़ में ज्यादा होता है। करो 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 करो, नोट करो जल्दी, फटाफट नोट कर दो। लाल और हरे रंग का क्या होता है? इसमें प्रयोग होता है। कर दिया? ठीक है, अब अलग अलग देवताओं की क्या पढ़ेंगे? फड़ पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे सामने है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी का प्रतीक होता है सांप और ईंट। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर। देवनारायण जी की फड़ वाचन करने वाला भोपा। देवनारायण जी गुर्जरों के देवता है तो भोपा गुज्जर जाति का। देवनारायण जी की फड़ में वाद्य बजाते हैं, कौन सा? जंतर। कौन सा वाद्य? जंतर वाद्य बजाते हैं। जंतर कैसा होता है देख लो। इस प्रकार से होता है जंतर वाद्य यंत्र। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सर्वाधिक चित्र, ठीक है, वाचन में सबसे ज्यादा समय, ये सारी खास बातें देवनारायण जी की फड़ की है। वाचन में भी सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा लंबी भी है, पुरानी भी है, और सबसे छोटी फड़ क्यों है? क्योंकि इस पे डाक टिकट जारी हुआ 2x2 सेंटीमीटर का। 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने इस फड़ पे डाक टिकट जारी किया। कितना? 2x2 सेंटीमीटर का इतना सा डाक टिकट जारी किया, और उस पे देवनारायण जी के चित्र बने हैं। तो गुज्जर समाज के लोग इस छोटे से डाक टिकट को फड़ का छोटा क्या मानते हैं? रूप मानते हैं। इसलिए सबसे छोटी फड़ भी किनकी होगी? इनकी। आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब कोई खत भेजा जाता था तो उस पे इस प्रकार से क्या लगती थी? टिकटें लगती थी। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए की टिकटें। ठीक है, ये खत भेजा जाता था तब उसके ऊपर चिपकाई जाती थी। डाकघर में होता था ये काम। अब क्या होता है कि जैसे मान लो भगत सिंह पे डाक टिकट है तो उस पे चित्र बने होंगे भगत सिंह के। अगर लाल किले पे डाक टिकट है तो चित्र किसके बना होगा? लाल किले का। गांधी जी पे डाक टिकट है तो डाक टिकट पे चित्र गांधी जी का। देवनारायण जी की फड़ पे डाक टिकट जारी हुआ तो इस डाक टिकट पे देवनारायण जी की फड़ के ही क्या बने होंगे? चित्र। तो गुज्जर समाज के लोग उसी छोटी डाक टिकट को क्या मान लेते हैं? फड़ का छोटा रूप मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब पाबू जी की फड़ में पढ़ते हैं। पाबू जी का चित्र होगा भाला लिए हुए अश्वारोही और बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी। घोड़ा या घोड़ी इनकी है केसर काल में घोड़ी। पाबू जी की फड़ का वाचन करने वाला भोपा नायक, आईडी या थोरी जाति का भोपा। नायक, आईडी या थोरी जाति का भोपा इनकी फड़ का वाचन करता है। और वाद्य कौन सा बजाते हैं? रावण हत्ता।
कौन सा वाद्य बजाते हैं? रावण हत्ता वाद्य बजाया जाता है। रावण हत्ता देख लेना, इस प्रकार से होता है। नारियल की एक कटोरे में बांस का डंडा और चमड़ा लगा के ऐसे बनाया जाता है। एक इस प्रकार के डंडे से इसको बजाते हैं। इस डंडे को कहते हैं गज। गज में जो तार लगा होगा वो घोड़े की पूंछ का बाड़ होता है, उसको बोलते हैं पुखबाज। और रावण हत्ता में पक्के लोहे के कितने तार होते हैं? 9 तार। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। ऐसे करके बजाया जाएगी। उड़ जा काले कावां। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। विशेष बात, ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है। वाचन करवाने वाली जाति रायका या रेबारी है। और कब वाचन होता है? ऊंट बीमार होने पर। ऊंट बीमार होने पर, ऊंट बीमार होने पर रायका जाति अपने घर पे बाबू जी की फड़ का वाचन करवाती है, क्योंकि रायका जाति ही कौन सा पशु रखती है? ऊंट रखती है। सबसे लोकप्रिय और चौड़ी फड़ भी किनकी है? बाबू जी की मानी जाती है। समझ में आ रही है बातें? लोकप्रिय भी है और कैसी फड़ है? सबसे चौड़ी फड़ भी मानी जाती है। लिख दो, कर दो नोट। अच्छा, थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं ताकि आप डायग्राम जो है डायग्राम बना सको। हाँ, कर लोगे नोट? आगे अब रामदेव जी की फड़ है, उसकी डिटेल पढ़नी है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है पगलिया। इससे पहले थोड़ी सी बात और, चलो वो तो निर्माण करता हम लिख लेंगे। रामदेव जी की फड़ में प्रतीक चिन्ह पगलिया। रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा। रामदेव जी का भोपा होता है कामड़ जाति का भोपा। कौन सी जाति का? कामड़ जाति का। वाद्य बजाते हैं रावण हत्ता। ठीक है। और चौथमल जी ने इनकी फड़ का निर्माण करवाया था। किसने? चौथमल ने। और याद रखना, भांबी, बलाई, कोल्ली और चमार जाति में, चमार जाति में ये फड़ क्या है? लोकप्रिय है। भांबी, बलाई, कोल्ली और चमार जाति में ये फड़ क्या है? लोकप्रिय है। रामदला कृष्णदला की फड़ में प्रतीक चिन्ह नहीं होता। ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र में वाचन होता है। भाट जाति का भोपा करता है वाचन। खास बात है, वाद्य यंत्र काम में नहीं लेते। और एक खास बात और है, मैंने बताया कि फड़ का वाचन कब होता है? रात में। एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका दिन में वाचन होता है। कब वाचन होता है? दिन में वाचन होता है। ठीक है। और कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में बिना वाद्य यंत्र के भाट जाति का भोपा वाचन करता है। फड़ का निर्माण करवाया था किसने? धूलजी चितेरे ने इस फड़ का चित्र बनाया था। अगली फड़ है भैंसासुर की फड़। किसकी? भैंसासुर की फड़। किनकी फड़ है? भैंसासुर की फड़। ठीक है। भैंसासुर की फड़ की खास बात है कि एक तो इसमें प्रतीक ये तो छोड़ो, एक तो इसमें वाद्य यंत्र। अच्छा, इस फड़ का याद रखना वाचन ही नहीं होता। इस फड़ का वाचन नहीं होता है तो वाद्य यंत्र वगैरह कोई काम में नहीं लेंगे। अब भाई, फड़ तो वाचन करने के लिए बनाई गई है। जब फड़ का वाचन ही नहीं होता तो बनाई क्यों है? तो याद रखना, बावरी जाति के लोग चोरी करने से पहले इस फड़ का मौन वाचन करते हैं। अपनी अपनी अलग अलग बना के रखेंगे। चोरी करने से पहले कौन सी फड़ की पूजा या वाचन करेंगे बावरी जाति के लोग? भैंसासुर की फड़ का। तो भैंसासुर की फड़ का वैसे वाचन नहीं होता, वाद्य भी नहीं बजाएंगे, केवल चोरी करने से पहले इसकी धोक लगा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। ठीक है। मौन वाचन करते हैं। कौन? बावरी जाति के लोग। तो कौन सी ऐसी फड़ है जिसका वाचन ही नहीं होता? भैंसासुर की फड़। कौन सी ऐसी फड़ है जिसमें वाचन तो होता है लेकिन वाद्य काम में नहीं लेते? तो रामदला की फड़।
कौन सी फड़ ऐसी है एकमात्र जो दिन में वाचन होता है? तो रामदला की फड़। इसके अलावा कुछ बातें जो जरूरी ध्यान में रखना। फड़ और निर्माता। रामदेव जी की फड़ बनाई थी किसने? चौथमल चितेरे ने। बाबू जी की फड़ बनाई थी, बाबू जी की फड़ श्री लालजी जोशी ने। देव नारायण जी की फड़ बनाई थी, देव नारायण जी की फड़ बनाई थी किसने? श्री लाल जोशी ने। और रामदला कृष्णदला की फड़ किसने बनाई? दूलजी चितेरे ने, दूलजी चितेरे ने। और देव जी बेंसासुर की जो फड़ है, इस फड़ का हमें अलग से निर्माता नहीं मिलेगा। अलग से निर्माता क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये चोरी करने के लिए ये फड़ बनाई जाती है। अपनी अपनी अलग अलग लोग अपनी इच्छा अनुसार जिन जिन को चोरी करनी है वो अपने अपने पास में रख लेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है ना इतनी बातों में? बिल्कुल कोई समस्या आएगी भी नहीं। आप नोट कीजिए। अब फड़ के जो 2-3 प्रकार हैं वो प्रकार और पढ़ लेंगे। फड़ के 2-3 क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ लेंगे? फड़ के प्रकार। कर दिया नोट? चलो आगे चलो। इसके अलावा अब हमें फड़ के प्रकार भी पढ़ने। एक तो देवी देवता की फड़ है, एक ऐतिहासिक फड़ भी बनने लगी, एक फड़ बनने लगी, ये 2 का जिक्र तो हमने कर लिया। एक है लोक नायकों की फड़, इनमें बनी थी अमिताभ बच्चन की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई गई, बना दी। अमेरिका में वाचन हुआ देखो। और फड़ वाचन करने वाला भोपा रामलाल। कौन है? रामलाल। और भोपी का बहुत ही मीठा सा नाम है, भोपी का नाम पतासी। क्या नाम है भोपी का? नाम पतासी नाम है। और फड़ के एक और प्रकार भी बन गया कोरोना में, महामारी की फड़। महामारी की फड़। महामारी की फड़ में फड़ बनी कोरोना की। कोरोना की भी क्या बन गई? फड़ बन गई। कोरोना की फड़ बनाई किसने? अभिषेक जोशी ने। कोरोना की फड़ किसने बनाई? अभिषेक जोशी ने कोरोना की फड़ बनाई थी। समझ में आ रही है बातें? तो ये फड़ पूरी डिटेल के साथ हमारी क्या होती है? यहाँ पे समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। अब कपड़े की रंगाई छपाई की कुछ महत्वपूर्ण क्या है? प्रिंट है, और उन्हीं प्रिंट के बारे में हमें ध्यान रखना है। अजरक प्रिंट याद रखना बाड़मेर की है, नीला व लाल रंग काम में लेते हैं। अजरक प्रिंट में नीला व लाल रंग काम में लेते हैं। और इसकी खास बात है कि दोनों ओर क्या होती है? इसमें छपाई होती है। मुस्लिम समाज के लोग अपने कंधे पे एक साफा रखते हैं अजरक नाम का, वो नमाज पढ़ने की भी काम आता है, तो वो अजरक प्रिंट का होता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर के नीला और लाल रंग काम में लेते हैं इसमें। और इसमें दोनों ओर क्या होती है? छपाई। मलेर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, इसमें कत्थई और काला रंग काम में लेते हैं। मल्लीर में कत्थई और काला, मल्लीर में कत्थई और काला रंग। दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। जाजम या दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, इसमें काम में लेते हैं लाल और हरा रंग। कौन सा रंग काम में लेते हैं? लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। सांगानेरी और बगरू प्रिंट जो है ये जयपुर की है। सांगानेरी प्रिंट में प्राकृतिक रंग काम में लेते हैं, और बगरू प्रिंट में पशु पक्षियों का चित्रण होता है, जिसमें
लाल और काला रंग काम में लेते हैं। तो अजरक प्रिंट में नीला और लाल, अजरक वो जो याद रख लेना, मुस्लिम समाज के लोग वो जो सापा रखते हैं उस पर लाल और नीले रंग की धारियां होती है। मलीर प्रिंट में कत्थई और काला, मलीर प्रिंट में कत्थई और काला। दाबू या जाजम प्रिंट जो अकोला चित्तौड़गढ़ की है उसमें लाल और हरा। दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट अकोला की है, अकोला लाल और हरा। ठीक है, अकोला का याद रखना, यहां के रंगाई छपाई के घाघरे भी प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई के घाघरे अकोला के प्रसिद्ध है। अकोला ला से लाल और हरा। सांगानेरी में प्राकृतिक रंग काम में लेंगे। बगरू प्रिंट में लाल और काला, बगरू में लाल और काला, लाल और काला। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य प्रिंट और फड़ कला हमारी बढ़िया तरीके से भगवान की दया से क्या हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बातें अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नोट कर दीजिए। कर दिया? तो चलो ठीक है। भोडल, कौन सा भोडल या अबरक की छपाई है भीलवाड़ा की। भोडल या अबरक की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? भोडल या अबरक की छपाई भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। रूपहली और सुनहरी छपाई चित्तौड़गढ़, किशनगढ़ और कोटा। रूपहली और सुनहरी छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, किशनगढ़ और कोटा की कौन सी छपाई प्रसिद्ध है? रूपहली छपाई और सुनहरी छपाई। बात समझ में आई? ठीक है, ये दो छपाई आप लोग और नोट कर दीजिए, दोनों और नोट कर दो। हो गया? ठीक है, आगे। छपाई का कार्य करने वाली जाति को छिंपा कहते हैं। सांगानेर के छिंपों को नामदेवी छिंपे भी कहा जाता है। सांगानेरी प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। मुन्ना लाल गोयल सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल किसके लिए प्रसिद्ध है? सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कलाकार तुमसे पूछे तो कौन सा बता देना है? मुन्ना लाल गोयल बताना है। कौन सा बताना है? मुन्ना लाल गोयल बताना है। ठीक है, इसको भी नोट कर दीजिए। कर दिया? नेक्स्ट, सांगानेरी छापे व बगरू छापे प्राय गुर्जन, शीशम, रोहिड़ा व सांगवान की लकड़ी से बनाए जाते हैं। गुर्जन, शीशम, रोहिड़ा व सांगवान। इसमें शीशम, रोहिड़ा और सांगवान तो मैंने देखा है, गुर्जन मैंने भी नहीं देखा भी। इनकी लकड़ी के क्या बनाए जाते हैं? छापे बनाए जाते हैं। लकड़ी के छापे होते हैं, ठप्पे होते हैं, रंग में डुबो डुबो के और ऐसे कपड़े पे छापे बना दिए जाते हैं। हाथ की छपाई के लिए बगरू निवासी राम किशोर छिंपा को, हाथ से छपाई के लिए प्रसिद्ध है राम किशोर छिंपा, इनको 2009 में पद्मश्री दिया गया था। जाजम प्रिंट के लहंगे चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। मैंने बताया था रंगाई छपाई के लहंगे या घाघरे कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? अकोला चित्तौड़गढ़ के, वहीं के जहाँ की ये जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। आगे बात समझ में? कोई समस्या नहीं है ना इतनी बातों में? ठीक है, कि प्रिंट में छपाई के लिए जिन गुटकों का प्रयोग होता है उन्हें बतकाड़े कहते हैं। जिन गुटकों का प्रयोग होता है उन गुटकों को क्या कहते हैं? बतकाड़े कहा जाता है। ठीक है, गुटके जो वो ठप्पे होते हैं ना उनको बतकाड़े कहते हैं। रंगाई छपाई कला को प्रोत्साहन महाराजा राम सिंह सेकंड ने दिया था। किसने दिया था? जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड ने रंगाई छपाई की कला को क्या दिया था? प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी। हो गया?
लकड़ी के छापों से की गई छपाई को ठप्पा या बांत की छपाई कहते हैं। बेल बुंटों की छपाई बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, बगरू जयपुर की। और ये बिना स्याही की छपाई भी, बिना स्याही की छपाई भी मानी जाती है। बेल बुंटों की छपाई बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है, बगरू की जयपुर की प्रसिद्ध है, और ये बिना स्याही की छपाई भी मानी जाती है। मेण, मेण क्या होता है? कपड़े पर मोम से छपाई, कपड़े पर मोम से छपाई होती है मेण की छपाई। सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है मेण की छपाई, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। रेवड़ी छपाई जयपुर की प्रसिद्ध है। मेण की छपाई सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, रेवड़ी छपाई जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की? जयपुर की। कर लो नोट, कर दिया। दाबू, दाबू का अर्थ है दबाने से, जिसका प्रयोग हो, दबाने में जिसका प्रयोग हो वो दाबू होता है। रंगाई छपाई में जिस स्थान पे रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लेई या लुगदी से दबा देते हैं, यही लेई या लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। मैंने बताया था कि मान लो आपको कोई चित्र बनाना है और यहां आपको रंग नहीं चढ़ाना, तो आप क्या काम करो, पहले चित्र बना के इस चित्र पे लेपन कर दो, फिर रंग में डुबो, बाकी कपड़े पे रंग चढ़ जाएगा, लेपन वाले हिस्से पे रंग नहीं चढ़ेगा। और बाद में इसको मोम को या लेपन को झड़का के अलग कर दो, पूरे कपड़े पे रंग चढ़ेगा, बीच में डिजाइन चूहा जो है आपको खाली अलग ही दिखेगा। इसी को बोलते हैं दाबू। क्या बोलते हैं? दाबू बोलते हैं। लिख दो दाबू, लिख दिया दाबू। ठीक। राजस्थान में 3 प्रकार के दाबू लगाए जाते हैं, पाए जाते हैं। मोम का दाबू सवाई माधोपुर में, ठीक है, इसमें मोम की सुगंध भी आती है कपड़े के अंदर। मिट्टी का दाबू है बालोतरा का, ठीक है, बालोतरा अलग जिला बन गया है, ठीक है, पहले ये बाड़मेर में आता था। गेहूं के बिंदण का दाबू बगरू और सांगानेर जयपुर का है। गेहूं के बिंदण का दाबू बगरू और सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। 3 प्रकार का दाबू। बिंदण होता है आटा छानने के बाद जो बचता है ना, छाणस, वो है। लिख दो जल्दी, फटाफट लिख दो। लिख दिया। राज्य में मूर्ति कला, सफेद संगमरमर की मूर्तियां, देवी देवताओं की वो सजावटी मूर्तियां होती है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अर्जुन प्रजापति इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अर्जुन प्रजापति इसके लिए प्रसिद्ध है। काले संगमरमर की मूर्तियां डूंगरपुर और तलवाड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। लाल पत्थर की मूर्तियां, लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। जिंक की मूर्तियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। चंदन की मूर्तियां व लकड़ी, कलाकार है महेश चंद्र, ठीक है, चंदन की मूर्तियां व लकड़ी जो है, लकड़ी का काम चूरू का प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। चंदन काष्ठ कला के लिए पवन जांगीड़ व गोपाल सैनी चूरू के हैं, वो प्रसिद्ध है। चंदन की प्रसिद्ध मूर्तियों के लिए महेश चंद्र, और प्रसिद्ध काष्ठ कला के लिए गोपाल सैनी और पवन जांगीड़ क्या है? प्रसिद्ध है, जो चूरू के हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये भी लिख दो। लिख दिया? बस। दौसा जिला का सिकंदरा कस्बा इमारती पत्थरों के डिजाइन एवं पशु पक्षियों की मूर्ति निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दौसा का कौन सा कस्बा? सिकंदरा कस्बा। दौसा का कौन सा कस्बा? सिकंदरा कस्बा इमारती पत्थरों की डिजाइन एवं पशु पक्षियों की मूर्ति बनाने के लिए, वो भी पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए सिकंदरा कस्बा प्रसिद्ध है। समझ में आ रही है बात क्या? ठीक है, नोट कर दो ये भी जल्दी जल्दी। टॉपिक लगभग एंड है अपना, हो गया। राज्य में मूर्ति कला का केंद्र है जयपुर। पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले लोगों को सिलावट कहते हैं। जो शिला को, पत्थर को घिस के मूर्ति बनाते हैं वो होते हैं सिलावट। तूड़िया हस्तकला के लिए धौलपुर प्रसिद्ध है,
ठीक है। कंगन वगैरह बनाने की कला है तूड़िया कला। उडरवा बाड़मेर काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी पे नक्काशी करने के लिए उडरवा बाड़मेर गांव जो है वो लकड़ी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी नोट कर दो। ये अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट टाइप चल रहे हैं। हो गया, ठीक है। तो इस क्लास में हस्तकला टॉपिक जो है वो पूरा हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई कोई शानदार जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा।